हम चीजों को थोड़ा और आसान करके पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हम जितनी अपनी लैंग्वेज को जितना सिंपल से सिंपल हो सके उतना रखें, क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो समझ में नहीं आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो है टर्म्स बहुत सिंपल हो और आप लोग उसको इजीली समझ पाए। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। तो सबसे पहले तो हम इसको जनरली बात करते हैं। रिस्क क्या होता है? रिस्क इज जोखिम, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो रिस्क की बात, इसका मतलब कि हम बात कर रहे हैं कैपिटल मार्केट से रिलेटेड। कैपिटल मार्केट से रिलेटेड अब अगर देखें तो कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट वो होता है जहां पर लोग इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटल मार्केट वो होता है जहां पर लोग इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आपने शेयर में इन्वेस्ट किया, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया, किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया। अब जब आप किसी ऐसी जगह पर पैसा लगाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है कि हम उस पैसे से कुछ रिटर्न चाहते हैं। हम कुछ रिटर्न चाहते हैं जो हमने इन्वेस्ट किया है। अब अगर हमें रिटर्न चाहिए तो वो लोग जो हमें रिटर्न देते हैं वो कुछ कंडीशंस रखते हैं। वो कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है ना, कि आप जो पैसा लगा रहे हैं तो हम उसमें आपको इतना शेयर देंगे, उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो आपका होगा। ठीक, अब अगर हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क और रिटर्न की, तो ये दो बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जिनके बगैर इन्वेस्टमेंट हम कंसीडर करना बेकार होगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें रिस्क को कंसीडर करना ही पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो हम ये सोच करके करते हैं कि हमें रिटर्न मिलेगा। तो ये दो एट्रीब्यूट किसी भी इन्वेस्टमेंट में, ये दो एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, वो है रिस्क और रिटर्न। ठीक, अब जो बहुत सी रिसर्च है वो क्या कहती है कि अगर आप जितना हाई रिस्क लेंगे, आप जितना हाई रिस्क लेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट का मतलब क्या है? आपका जो शेयर मार्केट जहां पर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं कि आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर रिस्क की जो बात हो रही है, तो रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आपको जो रिटर्न मिलेगा उस पर लॉस की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया किसी कंपनी में, ठीक, और आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखाया कि आपको उसका 10% या 20% मिलेगा। मान लीजिए कि 20% मिलना है, दैट इज 1,20,000। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिस्क है वो आपके 20,000 पर, जो 20,000 है वो मिलना है वो कम हो जाएगा। दिस इज नॉट ओनली जस्ट द पोटेंशियल लॉस ऑफ रिटर्न। मतलब कि जो आपको 20,000 का जो आपने एक्सपेक्ट किया है उसमें से जो मिलना है, रिस्क केवल उतनी नहीं कि वो कम हो जाएगा, रिस्क ये भी है उसके साथ में कि आपने जो 1 लाख रुपया लगाया है उसमें से भी जा सकता है। समझ में बात? मतलब कि जैसे ही जब आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ कि आपने ये अनुमान लगाया था कि आपको 20,000 रुपया मिलेगा, लेकिन 20,000 पे ये नहीं कि 20,000 से कम हो जाएगा तो रिस्क है, आपको 20,000 से कम मिलेगा तो रिस्क है, ये नहीं है। उसमें बात इस बात की है कि जो आपने 1 लाख रुपया लगाया है वो भी पूरा का पूरा जा सकता है, पूरा का पूरा जा सकता है। तो इट मीन्स देयर आर टू चांसेस, मीन्स फॉर द लॉस ऑफ बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। जो आपने इन्वेस्ट किया है वो और जो आपको मिलना था वो, दोनों के लॉस के चांसेस होते हैं। तो दिस इज योर हायर रिस्क, ठीक है। लेकिन अब यही कहा जाए कि आपको 1 लाख रुपए का एक महीने में 2 लाख रुपया मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप कैपिटल मार्केट में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि वो आपका एक महीने में 2 लाख हो जाए, ठीक। लेकिन अगर 2 लाख होगा तो उसके साथ वो ये भी बोलते हैं कि आपका ये 1 लाख रुपया भी जा सकता है, आपका
ये 1 लाख रुपीज भी आप इसको लॉस कर सकते हैं, तो इसमें रिस्क हायर है। अगर लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट सही है तो आपको उस 1 लाख का 2 लाख भी हो सकता है, और या तो फिर 1 लाख पूरा जा सकता है। तो ये कहलाता है आपका एज ए हायर रिस्क एंड हायर रिटर्न। अब यहां पर एक ग्राफ देखिए, मैं एक ग्राफ शो कर रहा हूं, ठीक, आप लोगों को ये ग्राफ दिख रहा होगा। इसमें से जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, मेरे कर्सर को ध्यान दीजिएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसमें हमने रिस्क को रिप्रेजेंट किया है, हमने इसमें रिस्क को रिप्रेजेंट किया है, और जो ये वर्टिकल एक्सिस है हमने इसमें रिटर्न को रिप्रेजेंट किया है, ठीक। और एक हमने ये ब्लू कलर की लाइन खिंचाई है, ये जो इंक्लाइंड है, जो आरएफ से स्टार्ट हुई है और ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये आपके रिटर्न की लाइन, ठीक है ना, इसकी रिस्क और रिटर्न दोनों की। इसके बाद हमने एक रेड एरो यहां पर ड्रॉ किया है डॉटेड से, और उसके ऊपर एक मिडिल ब्रैकेट लगाया हुआ है जिसमें लिखा है रिस्क प्रीमियम, और एक लाइन खींची हुई है आरएफ से, किसके, रिस्क जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके पैरेलल। आरएफ हमने एक लाइन खींची है जो रिस्क जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके पैरेलल। अब देखिएगा, जहां से ये आरएफ है ये हम ऐसे बढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, राइट साइड बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो जो ये ब्लू लाइन है, जो सबसे जीरो पॉइंट जहां पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है, वहां से बिल्कुल सबसे लोअर पॉइंट मान लीजिए आरएफ। अब आप जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हैं राइट साइड में, वैसे वैसे ही इसका ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। ये ब्लू लाइन है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये क्या है, आपका रिटर्न। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जब आप दाईं तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका रिस्क इंक्रीज हो रहा है, आपका रिस्क इंक्रीज हो रहा है, ठीक। लेकिन रिस्क के इंक्रीज होने के साथ ही आप यहां पर देखिए कि जो ब्लू लाइन है वो ऊपर उठती चली जा रही है, इसका मतलब कि जो आपका रिटर्न है वो भी बढ़ रहा है। मान लीजिए आपका यहाँ पर है तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट अगर आया तो ये यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए जो सबसे लास्ट पॉइंट है ये कितने ऊपर हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर हायर रिस्क है, ठीक। अब बात करते हैं कि जो आरएफ है और जो नीचे जहां पर एक पैरेलल लाइन बनी हुई है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल लाइन है वो क्या है, वो आपने निकाला था एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रिटर्न। तो ये आपका रियल रिटर्न हुआ कितना, कहां से, जो ये आपकी पैरेलल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल लाइन है। मान लीजिए कि जब आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था तो आपने जो एक्सपेक्टेड किया था और जो रिटर्न था वो इतना है, ठीक है ना, जो आपका ये पैरेलल लाइन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में। लेकिन जैसे ही आपने रिस्क को बढ़ाया, जैसे ही आपने रिस्क को बढ़ाया, तो देखिए जब रिस्क बढ़ रहा है तो ये जो ब्लू लाइन है बढ़ रही है, और जो ये आपका मिडिल ब्रैकेट बना हुआ है, जो मिडिल ब्रैकेट बना हुआ है इसमें लिखा है आपका रिस्क प्रीमियम, ये लिखा है रिस्क प्रीमियम। इसका मतलब है कि जब आपका रिस्क बढ़ा है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, आपको प्रीमियम मिला है। प्रीमियम का मतलब आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट, ठीक है ना, जो यहाँ पर आपका रिस्क रिस्क प्रीमियम लिखा है दैट इज योर एक्स्ट्रा बेनिफिट। क्यों, क्योंकि आपने हाई रिस्क लिया। अब यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है वो जब आपका रिस्क कम है, जब आपका रिस्क कम है तो जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो रिटर्न है। लेकिन जैसे ही आपका रिस्क देखिए जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, एक सेकंड में आप लोगों को एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूं एक्सेल में। आई होप कि आप सभी लोगों को शो हो रहा होगा। ग्राफ, ठीक। अब मान लेते हैं कि ये आपका रिस्क मेजर कर रहे हैं,
1 2 3 4, यहाँ पर 4 8 12 एंड 16। अब हमें इसको लेकर के एक ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक, ये बना। ठीक, ये आपका एक ग्राफ मैंने बनाया है 4 8 12 6 का। ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए कि जो ये ऊपर जा रहा है, ये 4 से शुरुआत हुई है, जैसे ही जब ये 2 पर आया, 2 पर आया मतलब कि ये हमारे पास क्या था, रिस्क था। जब पहले रिस्क 1 था तब रिटर्न आपका 4, जब रिस्क आपका 2 है तब रिटर्न आपका 8, जब रिस्क आपका 3 है तब रिटर्न आपका 12, जब रिस्क आपका 4 है तब रिटर्न आपका 16। आप लोगों को दिख रहा होगा ये स्क्रीन पर। इसका मतलब कि जैसे जैसे रिस्क बढ़ रहा है वैसे वैसे ही आपका रिटर्न भी बढ़ रहा है। यहाँ पर इस ग्राफ को देखिए जो मैंने यहाँ पर शो किया है। तो जो ये लाइन है, आपको जो ये रिस्क प्रीमियम है, ये क्या चीजें कि आपने हायर रिस्क को बियर किया हुआ है, आपने हायर रिस्क को बियर किया हुआ। तो इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आप कभी भी हायर रिस्क एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं आप हाई रिटर्न की उसमें खोज में हैं और आपका रिस्क उसमें हाई है, तो इस चीज को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब अगर आपने ये चीजें कंसीडर की हैं तो रिस्क को आप कम भी कर सकते हैं और इससे और बेनिफिट भी ले सकते हैं। इसी वजह से आपके सिलेबस में क्या कोई सब्जेक्ट है इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? आई होप कि होना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के एक बना है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसी रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। तो जो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, वैसे तो अगर हम चाहें तो इसमें केवल रिस्क, रिस्क के टाइप और वो सब कुछ बता करके बंद कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें आप थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट भी कैलकुलेट करें, दैट इज आपका रिस्क एनालिसिस और उसके बेस पर रिटर्न एनालिसिस। ठीक है ना। तो हम इसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिससे हमें इसका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि आपने जितना ज्यादा रिस्क लिया है उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट मिल रहा है। और वो प्रॉफिट मतलब कि हायर रिस्क के साथ जो आपको प्रॉफिट मिलता है दैट इज योर रिस्क प्रीमियम। जो आपको हायर रिस्क के साथ जो आपको गेन होगा दैट इज योर रिस्क प्रीमियम, वो आपको जो हाई रिस्क लिया है उसके एवज में आपको मिला है। जैसे जब आप कभी किसी कंपनी में काम करते हैं तो क्या होता है कि आप अगर एक्स्ट्रा काम करते हैं तो आपको बोनस मिलता है। तो यहाँ पर इसको वो मान लीजिए कि आपने चूंकि रिस्क ज्यादा ली है तो आपको एज ए बोनस आपको मिला हुआ है। अब हम इसके रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ को समझते हैं। यहाँ पर भी एक ग्राफ है। आप लोग क्योंकि मैथ बैकग्राउंड के लोग हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ग्राफ समझने में आसानी होगी, आप लोग ग्राफ समझते होंगे। ठीक है ना। तो अगर पिछले ग्राफ में अभी हम लास्ट में 10-15 मिनट देंगे, अगर पिछला जो ग्राफ मैंने बताया है अगर उसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ लेगा वो। तो ये वाला मैंने ग्राफ बताया है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल एक्सेल में लेकर के बता दिया है कि वो किस तरह से होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ की। ठीक, अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपने 1 लाख रुपए जो है कहीं पर इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10% पर एनम, 10% पर एनम आपको उस पर रिटर्न मिलेगा, 10% आपको उस पर रिटर्न मिलेगा। ठीक, तो ये कितना होगा 10,000, मतलब
कि आपने जो 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है वो 1 साल बाद उस 1 लाख रुपीज की वैल्यू 1,10,000 हो जाएगी। अब यहां पर एग्जैक्टली रिस्क क्या है, रिस्क क्या है? ठीक, तो अब हमें इस चीज का एनालिसिस करना है। एक्चुअली रिस्क है आपका फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन, या हम इसको कह सकते हैं वेरिएशन, या इसी को बोल सकते हैं वोलाटिलिटी, वोलाटिलिटी इन रिटर्न्स। ठीक है ना? तो जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें हम रिस्क को आइदर वोलाटिलिटी और वेरिएशन और फ्लक्चुएशन, इन सभी चीजों से डिनोट करते हैं। अब ये समझिए कि फ्लक्चुएशन और वेरिएशन कैसे होता है। आपने जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, ठीक है ना, आपको 10% का रिटर्न मिलना था। अब क्या वो 10% आपका डेफिनेट कंफर्म है कि वो मिलेगा, या टाइम के साथ वेरिएट करना है? मतलब कि जैसी कंडीशन होगी उस हिसाब से, कभी 9%, कभी 8%, कभी 7%, इस तरह से जो मार्केट का वैल्यू है उस हिसाब से। तो जो आपका 10% रिटर्न था उससे कितना वेरिएट हो रहा है? आपने जो एक्सपेक्ट किया था, आपने तो एक्सपेक्ट किया था 10% का, अब एट द एंड ऑफ ईयर आपको कितना मिला? आपको एट द एंड ऑफ ईयर कितना मिला ये है। मान लीजिए आपको एट द एंड ऑफ ईयर मिला, आपको आइदर ये तो हो सकता है 8,000 मिले, 8,000, 7,000, 5,000, या हो सकता है मोर भी हो सकता है, दैट इज 11,000, 12,000। तो ये क्या है? आपको वेरिएशन, किससे? जो आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न किया था। आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो था वो 10,000 था, दैट वाज 10%। ठीक, लेकिन अगर आपको 8,000 मिलता है तो वेरिएशन कितना हुआ? 2,000 का, 2,000 का वेरिएशन हुआ। तो ये कहलाता है आपका रिस्क, ये वोलेटिलिटी, या इसी को बोलते हैं फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन क्यों होता है? फ्लक्चुएशन होता है मार्केट वैल्यू की वजह से। यहाँ पर ऐसी बहुत सी चीजें होती रहती है मार्केट में जिसकी वजह से आपके रिटर्न में जो होता है वो फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो कैपिटल मार्केट होता है जिसको आप लोग शेयर मार्केट बोलते हैं, उसमें बहुत सी ऐसी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, सोशल, ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो आपकी उस मार्केट वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट का मतलब कि उस मार्केट वैल्यू में अप एंड डाउन होता रहता है टाइम टू टाइम। उस मार्केट वैल्यू में अप एंड डाउन टाइम टू टाइम होता रहता है। तो वही जो अप एंड डाउन है दैट इज योर फ्लक्चुएशन, वो फ्लक्चुएशन होता है और जिसकी वजह से आपके रिटर्न पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक, अब अगर आपने इंडिविजुअली, मान लीजिए आपने किसी एक कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना, आपने एक कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। सपोज दैट यू हैव कंपनी ए, आपने ये कंपनी ए ली। मैं पहले इसको हटा देता हूं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये मान लीजिए कंपनी ए है, ठीक, आपने इसमें इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपीज, ये आपने इन्वेस्ट किया। अब आपने इसमें एक्सपेक्ट किया था कि आपको 10% का रिटर्न मिलेगा, आपको 10% का रिटर्न इसमें मिलेगा। ठीक, अब कंडीशन ये होती है कि एट द एंड ऑफ ईयर ये जो भी आपका टाइम होता है मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है। ठीक, तो अब आपको इसमें लॉस हो गया 5,000 का, तो आपका जो 1 लाख था वो कितना बचा? 95,000। ठीक, तो ये आपका हो गया फ्लक्चुएशन या वेरिएशन। अब बात करते हैं कि अगर आपने इसी 1 लाख रुपए को, जो 1 लाख रुपए आपने कंपनी ए में इन्वेस्ट किया था, तो आपने क्या किया? इसमें 5,000 को लॉस बियर किया। अब हम मान लेते हैं कि कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी और कंपनी डी, ये 4 कंपनी। तो आपके पास 1 लाख का, आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे? आपने ए में कर दिया
10,000, ठीक। बी में कर दिया 20,000, सी में कर दिया 40,000, ठीक, और डी में कर दिया आपने 30,000। ये आपने कर दिया, ठीक। अब आपने 1 लाख रुपीस को क्या किया, 4 कंपनियों में इन्वेस्ट किया। तो क्या जरूरी है कि ये जो चारों कंपनियां हैं इकट्ठी लॉस बेयर करेगी? तो तब की बात हो गई कि जब आपका नसीब ही फूटा हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि अपने आपने जो यहाँ पर रिस्क था उसको क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो 5% का लॉस आपको कंपनी ए में होना था, अब वो इसमें आ गया। हो सकता है अब वो प्रॉफिट, मान लो कंपनी बी को प्रॉफिट हुआ, या कंपनी सी को प्रॉफिट हुआ, या कंपनी डी को प्रॉफिट हुआ। मान लीजिए कंपनी सी और डी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी ए और बी को लॉस हुआ। तो इससे क्या होगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपने अपने इन्वेस्टमेंट के रिस्क को रिड्यूस कर दिया। तो इससे आपका जो रिटर्न है वो बना रहेगा। यह हो सकता है कि आपको उसमें रिटर्न मिल जाए और लॉस कम हो, ठीक है ना। इसका मतलब कि अगर आप इंडिविजुअली किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिविजुअली किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। It means the greater the volatility, the more rises and falls are recorded by an individual asset class. अगर किसी आप एक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिस्क के चांसेस ज्यादा रहेंगे। एक चीज और होती है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो टाइम, एक फैक्टर होता है टाइम, ठीक। अगर आप कभी देखें तो जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं उनको क्या होता है, लॉस कम होता है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि कंपनियां चाहती हैं कि लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, उससे उनका भरोसा बना रहता है, ठीक है ना। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो उसमें थोड़ा रिटर्न के चांसेस बने रहते हैं। लेकिन अगर आप में पेशेंस है तभी आप इस चीज को कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब मार्केट वैल्यू डाउन होती है तो आप सोचते हैं कहीं और डाउन ना हो जाए, तो हम अपना पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन जो लोग कंपनियों में पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपनियां ये देखती हैं कि अगर उनकी ग्रोथ कम भी हुई है लेकिन आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, तो उसमें वो आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड कर देते हैं। उसमें क्या करते हैं, डिविडेंड प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक। तो इसी तरह से अगर हम देखा जाए तो यहां पर देखिए, अब हम यहां पर जो वेरिएशंस हैं, अब हम इस थोड़ा ग्राफ समझते हैं। मैंने यहां पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है उसमें दिया है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब आपका फ्लक्चुएशन या वेरिएशन, या आप इसी को रिस्क भी मान सकते हैं, ठीक है ना। वॉलेटिलिटी, फ्लक्चुएशन, वेरिएशन, रिस्क इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट के टर्म में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। और हमने वर्टिकल एक्सिस में दिया है हमने आपका रिटर्न। अब हमने क्या किया देखिएगा, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किस तरह से किया है, अलग अलग चीजों में, अलग अलग चीजों में हमने इन्वेस्ट किया। कैसे, सबसे पहला कुछ हमने इन्वेस्ट कर दिया कैश, कुछ हमने इन्वेस्ट कर दिया कैश में। इसके बाद दूसरा ये पॉइंट देखिए, मैं इस थोड़ा ग्राफ को और बड़ा कर देता हूं और इसको केवल ग्राफ के टर्म में ही देखते हैं। ये देखिए, ये आपका जो ब्लैक पॉइंट दिख रहा है सबसे नीचे, ठीक, ये हमने इन्वेस्ट किया है कैश में। दूसरा हमने एक इन्वेस्ट किया है किसमें, फिक्स्ड इंटरेस्ट। फिक्स्ड इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, ये कैश का मतलब कि हमने किसी को कैश दिया, ठीक है ना, हमने किसी को कैश दिया और उसके बदले में उससे कुछ
रिटर्न ले लेंगे हम, 15% 20% जो भी होगा वो ले लेंगे, या हम उसको कह देंगे कि भाई अगर तुम्हें प्रॉफिट हो तो हमें दे देना, नहीं तो हमारा इतना ही रिटर्न कर देना, इस तरह से। ठीक। एक है फिक्स्ड इंटरेस्ट। फिक्स्ड इंटरेस्ट का मतलब है जैसे बैंक में एफडी वगैरह नहीं होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट, उसमें क्या होता है कि आपने एक सम जो है बैंक को दिया और बैंक कहता है कि हम आपको 7% या 6% का अमाउंट इतने साल बाद देंगे, वो हमारे पास हो गया फिक्स्ड इंटरेस्ट। इसमें आपका रिस्क बहुत ही कम होता है, इसमें आपका रिस्क बहुत ही कम होता है, और इसमें कैश में तो रिस्क भी बहुत ही कम होता है। कैश में रिस्क बहुत कम ही क्यों होगा, जैसे आपने किसी पर्सन को दिया है, अब वो पर्सन डकार जाए तो अलग बात है, पैसा पूरा हजम कर जाए, बेईमानी पर उतारा तो अलग बात होता है। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम यहाँ पर चीटिंग, बेईमानी या नंबर 2 या कुछ इलीगल इस तरह की हम बात नहीं इसमें सोचा करते हैं, वो होता होगा अलग बात है। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ और जो क्रिटिकल लाइफ होती है वो दोनों अलग होती है। तो जो ये कैश हमने इन्वेस्ट किया है उसमें रिस्क बहुत कम है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने जो है सागर को 1 लाख रुपए दिया है, सागर अगर तुम्हें प्रॉफिट हो जाए तो तुम मुझे इतना दे देना, नहीं तो तुम मुझे इतना मेरा 1 लाख रुपए वापस कर देना। तो ये कम रिस्की है। और अगर मैं उससे बॉन्ड वगैरह भरवा लूँ कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा ये ले लूंगा, तो इसमें रिस्क बहुत कम ही हो गया। ठीक। इसके बाद आते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट। फिक्स इंटरेस्ट बैंक में या कोई ऐसी कंपनी होती है जो डिवेंचर्स वगैरह इशू करती हैं, उसमें आपको आपके सम पर एक क्या मिलता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट। मान लीजिए आपने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किया बैंक में और बैंक ने कहा कि हम आपको इसमें 6%, हम आपको इसमें 6% का इंटरेस्ट देंगे पर अन्नम, 6% का इंटरेस्ट देंगे। तो आपको 1 साल बाद कितना मिलेगा, तो दोनों के 1200 रुपया आपको उसमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक। उसमें आपको जो 20,000 था उसमें आपको 1200 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक। इसमें रिस्क बहुत कम है। अब यहाँ पर रिस्क की अगर बात करें तो रिस्क थोड़ा सा ये है कि अगर कुछ उनकी पॉलिसी चेंज हो गई या कुछ वैसा हो गया जिसकी वजह से वो आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जब इस तरह से होता है तो मान लीजिए कि आरबीआई ने कभी सीआरआर बढ़ा दिया या एसएलआर बढ़ा दिया या घटा दिया, तो उससे अगर बैंक के रेट में जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, अगर रेट में कोई फर्क पड़ा तो वो फिर रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक। इसके बाद अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है यहाँ पर प्रॉपर्टी में, ये तीसरा इन्वेस्टमेंट है। आपके पास जो पैसा था आप ये क्या कर रहे हैं, उनको अलग अलग चीजों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने कैश में इन्वेस्ट किया, देखिए यहाँ पर रिस्क बहुत लो है, फिर ठीक है ना। फिर प्रॉपर्टी तक देखिए, एफडी में और प्रॉपर्टी में यहाँ पर रिस्क मॉडरेट है, मतलब कि थोड़ा लो वाले से ज्यादा रिस्क है, मॉडरेट रिस्क। ठीक। प्रॉपर्टी का मतलब कि अगर आपने कहीं ऐसी जगह प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट कर दिया, अब जो प्रॉपर्टी वाला केस होता है तो उसमें एक मान के ये चलते हैं कि जो लैंड होती है, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी का मतलब कई चीजें होती हैं, आपके जो एसेट मशीनरी वगैरह जो भी हो, केवल लैंड को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि लैंड को हम ये मान के चलते हैं कि उसकी कीमत मोस्टली बढ़ती ही बढ़ती है, बहुत कम ही केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कीमत उसकी घटती है। ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर ये मॉडरेट रिस्क है, ये यहाँ पर मॉडरेट रिस्क है। ठीक है ना। तो इसी वजह से जो आप अगर देखें तो जो रियल एस्टेट वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, कहीं भी जमीन को खरीद लेते हैं और उसमें मतलब कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, जमीन खरीद लिया उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ और फिर बाद में उसको हायर प्राइस पर बेचते हैं। या कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब इसमें लॉस होता है, जैसे अभी आपका क्या हुआ था, डिमोनेटाइजेशन। जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, उसमें आपका बहुत से रियल एस्टेट की कंपनियों को लॉस हो गया था। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मॉडरेट रिस्क। अब बात करते हैं हायर रिस्क की। तो हायर रिस्क की बात करते हैं तो वो हमेशा शेयर मार्केट में होता है। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है जहां पर आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं और बहुत जल्दी आप सब कुछ गंवा भी सकते हैं। तो जो उससे ज्यादा रिस्क है, अगर आपने कुछ इंटरनेशनल शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, इंटरनेशनल शेयर्स का मतलब अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कई शेयर्स हैं, इंटरनेशनल शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया है और दूसरा आपने एक ऑस्ट्रेलियन शेयर्स में इन्वेस्ट किया है।
अब यहाँ पर इंटरनेशनल शेयर, ऑस्ट्रेलियन शेयर, मतलब कि ऑस्ट्रेलियन शेयर्स का मतलब यहाँ है कि आपने इंडिविजुअली एसेट पर इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल शेयर का मतलब आपने कुछ इंटरनेशनल शेयर्स हैं उनमें इन्वेस्ट किया है। तो आप देख रहे होंगे कि जो इंटर ऑस्ट्रेलियन शेयर्स है उसका रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने इंडिविजुअली एसेट पर इन्वेस्ट किया है। तो जो ये रिस्क कहलाता है वो बहुत हाई रिस्क होता है, वो रिस्क बहुत हाई रिस्क होता है। तो ये कहलाता है हमारा रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। मतलब अब यहाँ पर देखिए, जो ये एक कर्व टाइप का बन रहा है, एक ये कर्व टाइप का बन रहा है, ये आपका रिटर्न है। अगर आप पीछे वाला ग्राफ देखें, पीछे वाला ग्राफ दिखा रहा हूं, ये जो आपका ग्राफ है इसमें क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है। मतलब किस तरह से कि जैसे जैसे आपका रिस्क बढ़ रहा है वैसे वैसे ही उसी रेशियो में आपका रिटर्न बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब जो यहाँ पर देखिए सीधी लाइन, आपका हायर रिस्क है तो आपका पीक पर रिटर्न है। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं, जो दूसरा ग्राफ है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ कर्व टाइप का बना है। यहाँ पर मतलब कि डायरेक्ट ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ आपके रिस्क के ऊपर हो रही है, ग्रोथ आपके रिस्क। तो आप देख रहे हैं कि ये कर्वी लीनियर की तरफ से, जैसे कर्व होता है ना उस तरह से बढ़ रहा है। ये कैसे, जैसे यहाँ से है तो आपने एफडी किया तो ये थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा, फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो इस तरह से बढ़ा। फिर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये रिस्क बढ़ रहा है वैसे वैसे ये आपका जो स्लोप है ये आपका नीचे की तरफ हो रहा है, आपके स्लोप नीचे की तरफ हो रहा है। तो जो ये हाई रिस्क होता है ये आपका पीक रिटर्न है। जब आपने जितना भी ज्यादा रिस्क लिया है वो आपका ये पीक हो गया। तो ये कहलाता है आपका रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। अब यहाँ पर ट्रेड ऑफ का मतलब क्या हुआ कि आपने जो रिस्क और रिटर्न में एक रिलेशनशिप बनाया है, जो रिस्क और रिटर्न में रिलेशनशिप बनाया है, दैट इज योर कॉल्ड रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ, जो कि हमने यहाँ पर एक ग्राफ से डिनोट किया है। मीन्स द लॉन्ग टर्म रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ बिटवीन डिफरेंट एसेट क्लासेस इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग ग्राफ। अब ये देखिए यहाँ पर हमने ये बनाया हुआ है रिस्क एंड रिटर्न का ट्रेड ऑफ का। अब एक चीज और बात करते हैं, ऑल इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व सम रिस्क। ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसमें कुछ रिस्क ना होता हो। इन जनरल टर्म्स, द हायर रिस्क द हायर द पोटेंशियल रिटर्न और लॉस, कन्वर्सली द लोअर रिस्क एंड लोअर द पोटेंशियल रिटर्न लॉस। सीधी सी बात है कि आप कम रिस्क ले रहे हैं तो आपको कम रिटर्न लेना है। सबसे एक अच्छा सबसे एग्जांपल है आपका जो बैंक में पैसा जमा होता है, जो आपको बैंक में पैसा जमा होता है, जो सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट में पता है आपको कितना मिलता है? सेविंग अकाउंट में मिलता है आपको मेरे ख्याल से 2 या 3%, या कुछ प्राइवेट बैंक हैं जो बहुत खींच के 3.5 या 4% का रिटर्न देते हैं। वो आपका सबसे सेफ है, वो आपका सबसे सेफ है, ठीक है ना, कि आपको उसमें कोई रिस्क नहीं। रिस्क हाँ किस बात पर हो सकता है कि वो बैंक ही बंद हो जाए, भाग जाए, कुछ ऐसा हो जाए, बस वही रिस्क है। नहीं तो बाकी आपको उस इन्वेस्टमेंट में कोई भी नहीं है। जो 2 या 3% का आपको रिटर्न मिलता है वो आपका होता है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट, वो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कि अगर आपने 50,000 रुपए आपने बैंक में जमा कर दिए हैं, ठीक, तो वो 2% रेट के हिसाब से, वो भी पर एनम मिलता है, साल भर में उसको आपको 100 रुपए मिलेंगे। 50,000 का 2% साल भर का कितना हुआ? तो कि 2,000, 1,000, 50,000 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइडेड बाई 100, 1,000 होगा, ठीक। मतलब कि जब आप 50,000 रुपए लगाएंगे तो साल भर बाद आपको 51,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है ना। ये आपका कैश इन्वेस्टमेंट है बैंक में। यही जब आप क्या एफडी करते हैं, एफडी करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। वहां पर मोस्टली वो मिलता है शायद आपको 6 से 7%, और जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनको आधा 1% या फीमेल को आधा 1% बढ़ करके मिलता है।
तो ये कितना हो जाएगा आपका 3000, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे रिस्क होता है, आपने थोड़ा सा रिस्क लिया, आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही बढ़ गया, ठीक। तो ये जो हमने बताई चीजें रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड आपकी, ये कहलाती है आपकी रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। ये एनालिसिस, ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल पार्ट का, ठीक। अब इसकी क्लासेस क्या क्या है, इसकी क्लासेस क्या क्या है, आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनमें कितना रिस्क हो सकता है, कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितने रिस्क की पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर कंसीडर्ड टू बी ऑफ द लीस्ट रिस्की इन एसेट क्लास। कैश, ये कैश के बराबर समथिंग, जैसे आपने गोल्ड में या कोई मेटल में इस तरह से इन्वेस्ट कर दिया है, जैसे इस समय आपने सोना लेके रख लिया, बाद में वो महंगा हो गया, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। आपने पैसे रख लिए या कहीं ब्याज पे चढ़ा दिए, इस तरह से जिसमें कम रिस्क होता है, तो ये कहलाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर कंसीडर्ड टू बी ऑफ द लीस्ट रिस्की एंड एसेट क्लास। जितने भी इन्वेस्टमेंट है, एसेट क्लासेस का मतलब हम यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं, जो इनमें हम इन्वेस्ट करते हैं वो सबसे कम रिस्की होता है, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा और जिसमें रिस्क बढ़ जाता है हल्का सा, वो क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेजरीज, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। अब जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं तो उसमें भी रिस्क होता है लेकिन काफी कम होता है, ठीक है ना। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का मतलब होता है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होते हैं वो बॉन्ड इशू करते हैं। अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के आप बच्चे होंगे तो वो सब जानते होंगे, ठीक। इसके बाद होते हैं कुछ इंटरनेशनल बॉन्ड्स। अब इंटरनेशनल बॉन्ड की यहाँ पर कुछ ऐसी दी हुई है जैसे AAA रेटिंग और G7 रेटिंग। तो G7 और AAA रेटिंग क्या होती है, ये कुछ एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जो इन कंपनियों में जो इनके अंदर जो कंपनियां आती हैं, जैसे AAA रेटिंग के अंतर्गत जो कंपनियां आती हैं, ये G7 रेटिंग के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो कंपनियां आती हैं, अगर उनके बॉन्ड हैं तो वो कम रिस्की होते हैं, ठीक। तो इनमें रिस्क कम इन्वॉल्व होता है। अब थोड़ा सा जो रिस्क बढ़ गया, जो थोड़ा सा रिस्क बढ़ गया वो कौन सा होता है, इन्वेस्टेबल ग्रेड्स कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इन्वेस्टेबल ग्रेड्स कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है ना, और इंटरनेशनल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, हाई यील्ड बॉन्ड्स, इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स। ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो जैसे ये ट्रिपल रेटिंग वाले या G7 वाले हैं, इसके अदर देन जो भी आप जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं PNG वगैरह या कुछ वैसी कंपनी होती है, आप उसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं उनके बॉन्ड्स में तो वो भी कम रिस्की होते हैं, मॉडरेट होते हैं, बस उसमें ज़्यादा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि आप बॉन्ड्स में एक इंटरेस्ट रेट आपको पे करने करेगी कंपनियां, उसमें कुछ कंडीशंस लगा देते हैं, उन कंडीशंस के अंतर्गत वो आपको पे करते हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली आपको उसमें रिटर्न मिल ही जाता है। इसके बाद जब आते हैं आगे लार्ज एंड मिड कैप इक्विटीज, अब ये यहां से रिस्क चालू हो रहा है अच्छे खासे लेवल का। लार्ज एंड मिड कैप इक्विटीज फ्रॉम द G7 कंट्रीज आर बोथ वैल्यू एंड ग्रोथ कैटेगरीज। G7 कैटेगरीज की जो कंट्रीज हैं उनमें उनकी जो कंपनियां होती हैं, आप अगर उनकी इक्विटीज मतलब कि शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफी अच्छा खासा रिस्क होगा, लेकिन हाँ जैसे ही आपको इसमें रिस्क होगा तो आपका रिटर्न भी हाई होगा, क्योंकि ये ऐसी इंटरनेशनल कंपनियां होती हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अब अगर आप देख लें तो जैसे एचयूएल का अगर आप शेयर खरीदेंगे तो उसके शेयर की कीमत ही काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मान लीजिए आपके पास उसके 1000 शेयर हैं, तो उसके जो भी वैल्यू होगी, अगर वो वैल्यू आपकी 5% भी बढ़ गई, जो आपने उसमें इन्वेस्ट किया है 5% भी बढ़ गई, तो वो आपका बहुत ज़्यादा रिटर्न दे देगा, लेकिन रिस्क भी उतना ही इन्वॉल्व है। अगर वो 5% मार्केट डाउन हो गया, इन कंपनीज का 5% भी मार्केट डाउन हो गया, तो आपका उसका उतना ही ज्यादा लॉस होगा। तो भी आपने इन्वेस्ट किया था, अब सोच लीजिए उसमें अगर 5% भी कम हो गया तो कितना ज्यादा होता है, ठीक। तो ये कहलाते हैं कुछ
हायर रिस्क और लोअर रिस्क और मॉडरेट रिस्क का ये कुछ क्लासेस हैं। क्लास ऑफ एसेट्स मतलब कि जहां जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मेजरमेंट की, इसके मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट से पहले हम थोड़ा सा एक चीज और समझ लें कि ये रिस्क होता कितने प्रकार का है। रिस्क होता कितने प्रकार का है। तो जो हमारे यहाँ मेनली रिस्क चलता है वो रिस्क दो तरह का चलता है। कौन कौन सा? एक चलता है सिस्टमैटिक रिस्क और एक चलता है नॉन सिस्टमैटिक या इसी को बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक, तो अब बात करते हैं तो सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है। सिस्टमैटिक रिस्क वो होता है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है। मतलब कि द पोर्शन ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न ऑफ ए सिक्योरिटी दैट इज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रिस्क। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, अब अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, वो कंपनी के टैक्सेस ज्यादा बढ़ गए, तो आपका जो रिटर्न है वो चला जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक, या हो सकता है रिसेशन आ जाए तो आपका उस कंपनी में रिटर्न अफेक्ट हो सकता है। या हो सकता है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका कुछ स्ट्राइक हो जाए, या कारपोरेट में क्या होता है, कारपोरेट में होता है कि हर जो मेजर कारपोरेट होते हैं वो आपके किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच होते हैं। अगर अब उस पॉलिटिकल पार्टी पर कोई भी इंस्टेबिलिटी होती है तो उसका इम्पैक्ट सीधा उस ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है। तो उसकी वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट की वैल्यू डाउन हो जाती है, तो इसकी वजह से आपके शेयर पर उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक, तो ये कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपका जो रिटर्न है वो अफेक्टेड होता है। और जो ये फैक्टर होते हैं वो नॉन कंट्रोलेबल होते हैं, नॉन कंट्रोलेबल। और इस इन फैक्टर से आप अपने रिस्क को रिड्यूस नहीं कर सकते, आप अपने रिस्क को रिड्यूस नहीं कर सकते। इट मींस दीज आर दोज मार्केट रिस्क विच कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड। ये वो रिस्क होते हैं जो डाइवर्सिफाइड नहीं हो सकते, या हम इसी को बोलते हैं नॉन कंट्रोलेबल रिस्क। ऐसे रिस्क जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होते हैं और जिनसे आपका रिटर्न अफेक्टेड होता है वो रिस्क कहलाते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। ठीक, अब बात करते हैं सिस्टमैटिक रिस्क किस किस कारण से हो सकता है। उसके कई कारण हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। रिस्क ड्यू टू इन्फ्लेशन, आपका अचानक से इन्फ्लेशन हो जाए। जैसे इस समय आप देख रहे हैं तो कुछ कंपनियां हैं, मतलब कि इस समय मार्केट में इन्फ्लेशन तो आई है, महंगाई तो बढ़ी गई है, तो उससे रिटर्न दो तरह से अफेक्टेड होता है, या तो आपका हायर हो जाएगा रिटर्न या तो आपका लो हो जाएगा। ठीक है ना। जब हम अफेक्टेड की बात करते हैं तो रिस्क की तो केवल ऐसा नहीं कि केवल लॉस ही होगा, हम वहां पर अगर जो फैक्टर होते हैं तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स हो सकते हैं उसके। ठीक, तो एक तो हो गया इन्फ्लेशन, अचानक से महंगाई दर बढ़ जाए। ठीक, दूसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क, अचानक से इंटरेस्ट रेट हो जाए, घट जाए या बढ़ जाए। पॉलिटिकल रिस्क जो कि मैंने अभी बताया। मार्केट रिस्क जैसे डिमांड कम हो जाए, अभी देख रहे हैं पैंडेमिक में क्या है, लोगों के पास इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई तो लोगों ने शॉपिंग कम कर दी, शॉपिंग कम कर देंगे तो भाई मार्केट रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। अब कंपनी के पास माल भरा पड़ा है वो बंद, अब गोडाउन में पड़ा है तो क्या होगा, वो बेकार होने लगेगा। तो ये भी एक रिस्क होता है। रिस्क ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, जैसे गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बना दी, अब जैसे क्या था कि पैंडेमिक में बहुत सी और कंपनियां बंद हो गई, तो उनके पास जो रॉ मटेरियल पड़ा था, जो फिनिश गुड्स पड़ा था, जो सेमी फिनिश गुड्स का, वो सब आपका डंप हो गया, तो उनके फिर नीचे चली जाती है वैल्यू। नेचुरल कैलेमिटीज मतलब कि अचानक से कुछ ऐसा हो जैसे बारिश आ जाए, भूकंप आ जाए या कुछ सूखा आ जाए, तो कुछ इस तरह की कंडीशन होती हैं जो आपकी कंपनी के मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं। स्कैम्स, घोटाला हो जाए, अगर घोटाले कुछ हो जाते हैं तो उससे भी, जैसे वो क्या हुआ था आईटी कंपनी में जो हुआ था ना सत्यम वाला केस,
यहाँ पर नीरव मोदी वाला केस, विजय माल्या वाला केस, इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे ये घोटाले सामने आते हैं तो कंपनी का अगर मार्केट प्राइस कहीं 100 रुपया है, तो अगर जैसे घोटाला सामने आए तो तुरंत उसकी कीमत 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये हो जाती है। ये इम्पैक्ट पड़ता है। तो जिन लोगों ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा तो समझिए आपका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक। मानसून, मानसून का मतलब है कि मान लीजिए जैसे कंपनी है बरसात में कोई प्रोडक्ट अगर बना के बेचने वाली कंपनी है, अब उसने पहले से बना के रख लिया, अब पता चला कि बरसात हुई नहीं या उसमें सीजन में उसकी मार्केट नहीं चली, तो भी हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट हो। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंटरनेशनल इवेंट्स, वॉर लाइक सिचुएशन, तो ये सारी की सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। और हाँ, वन थिंग मोर, ये सारे सारे रिस्क ऐसे हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। इस सारे के सारे रिस्क, दीज ऑल दिस आर अनकंट्रोलेबल एंड नॉन डाइवर्सिफाइबल। ये तो हो गया आपका सिस्टमैटिक रिस्क। अब बात करते हैं नॉन सिस्टमैटिक रिस्क। तो नॉन सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? जो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है, और वो जो आपका टॉप मैनेजमेंट होता है चाहे तो कंट्रोल कर सकता है, चाहे तो कंट्रोल कर सकता है। जैसे जैसे कुछ कंपनी के अंदर ही इशू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए रॉ मटेरियल की कमी हो गई, लेबर ने स्ट्राइक कर दिया कुछ कारणों से, ठीक, मैनेजमेंट आपका सही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन आपका सही नहीं है, कोई वर्कर सही से काम नहीं कर रहा, प्रोडक्शन आपका कम हो गया, तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी वजह से इनको कहा जाता है कंट्रोलेबल फैक्टर। ये ऐसे फैक्टर हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक। तो वो रिटर्न या रिस्क जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होते हैं कहलाते हैं हमारे नॉन सिस्टमैटिक रिस्क। ठीक। अब अगर हम बात करें कि इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, तो वो फैक्टर्स देख लीजिए। बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, रिस्क ड्यू टू अनसर्टेनिटी, डिस्प्यूट। बिजनेस रिस्क का मतलब कि भाई आपके रॉ मटेरियल की कमी, स्कार्सिटी हो गई, कुछ वैसा हो गया। फाइनेंशियल रिस्क, आपका मान लीजिए बढ़िया मार्केट का सीजन चल रहा है और आपके पास फंड की कमी है, तो आप क्या करेंगे? फिर फंड को रेज करेंगे। रिस्क ड्यू टू अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी कभी कभी कुछ ऐसे अचानक चीजें हो जाती हैं, पता चले कि आपका पीक सीजन चल रहा है, आपकी मशीन खराब हो गई, ठीक, आपका प्रोडक्शन बंद। ये कुछ ऐसी चीजें हैं। ये डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब आपके जो टॉप मैनेजमेंट है उनमें कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, उनमें कुछ मतभेद चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अपनी अपनी खींचातानी चलती है, तो वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो जिससे कंपनी की ग्रोथ अफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पाएगी। जब पूरा नहीं कर पाएगी तो क्या होगा? वो उसमें लगे रहेंगे आपस में, तो जिससे कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी, तो जो उसमें इन्वेस्ट किए हैं तो उनकी भी ग्रोथ नहीं होगी। एक चीज हमेशा याद रखिए, जो कंपनी में अगर आप किसी भी कंपनी में हैं, अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो हमेशा आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको उस कंपनी को ग्रो करवाना है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो आप भी ग्रो नहीं कर सकते। डिस्प्यूट एक ऐसा रीजन है कि अगर आपको कंपनी ग्रो नहीं करी तो उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सब अफेक्टेड होते हैं। लेकिन ये इतने बड़े फैक्टर्स नहीं है कि जिनको कंट्रोल ना किया जा सके। जैसे डिस्प्यूट है आपस में आप सॉल्व कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिस्क है, अगर कभी फंड की कमी हो गई तो आप फंड रेज कर सकते हैं। मशीन अगर खराब हो गई तो आप उसको मशीन खरीद सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह के जो सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर्स, और ये कहलाते हैं डाइवर्सिफाइबल रिस्क। कहलाते हैं डाइवर्सिफाइबल रिस्क। इनको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई का मतलब कि इस रिस्क को हम कम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ रिस्क कि कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें रिस्क को कैलकुलेट कैसे करना है और रिस्क में हम कौन कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हम पढ़ेंगे कल। ठीक। अब अगर यहाँ तक किसी की कोई समझ में ना आया हो तो बता दो।
इशिता समझ में आया बेटा? यस सर, आ गया। सचिन, सचिन समझ में आया? सचिन, सागर, सागर समझ में आया बेटा? अगर किसी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है।